जनरली स्ट्रेस हम बुरा नहीं बोल सकते, एक बेसलाइन स्ट्रेस ज़रूरी होता है, जिससे कि हम परफॉर्मेंस हमारी बढ़ पाए। जब पेपर के टाइम पे ओवर थिंकिंग होती है, उसे कैसे कम करें कि मेरा होगा, नहीं होगा? अगर थोड़ी रैंक वगैरह कम हो गई? ओवर थिंकिंग होना ना बहुत कॉमन है। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा हो, ये सबके साथ होता है, बहुत कॉमन होता है। बच्चों के हमेशा ही रहता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी लाइफ आगे बर्बाद हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो ये भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। पेरेंट्स कई बार कई न्यूट्रल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन बच्चे उसे ट्रिगर हो जाते हैं। अरे नॉर्मल तो सब सही होता है, अब एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गया फिर क्या करेंगे। अगर ज़रूरी ऐसा हो तो थोड़ा सा अपने आप को रोकना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अभी बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है और आज मेरे साथ में डॉक्टर विकास डाक्का, डॉक्टर आयन खान साइकियाट्रिस्ट हैं दोनों ही, और इस समय आप प्रिंस हॉस्पिटल में अभी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मेरे साथ में आज कुछ बच्चे बैठे हैं जो कि पीसीपी में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की एग्जाम पास में ही है 3 मई को, 3 मई राइट, 3 मई को एग्जाम पास में है। तो एग्जाम टाइम में जो है ना, बच्चों को अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारी और भी दिक्कतें इनको आती हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब बच्चे तैयारी करते हैं, या किसी भी एग्जाम की मान लें, कॉमनली उनको स्ट्रेस होने की क्या क्या कारण होता है? स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं। पहला जैसे परफॉर्मेंस प्रेशर। बच्चों के हमेशा ही रहता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी लाइफ आगे बर्बाद हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। तो ये भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। दूसरा, पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स कई बार कई न्यूट्रल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन बच्चे उसे ट्रिगर हो जाते हैं। एग्जाम टाइम में बच्चे का जैसे रूटीन डिस्टर्ब होता है या नींद कम होती है, तो उससे भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। कई बार कंपैरिजन भी स्ट्रेस पैदा करती है, साथ के बच्चों से कंपैरिजन, या घर वाले दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है बच्चों में। बच्चों में जैसे हाई एक्सपेक्टेशन होता है कि फैमिली के एक्सपेक्टेशन को भी नहीं कर पाया, हाँ, दो फैमिली फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशन को भी नहीं कर पाया, या मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या पेपर टफ आ गया तो, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो, या एग्जाम में मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये सब सारे थॉट्स बार बार में आना। दिमाग में चलते रहते हैं और उस वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रेस बढ़ता है और स्टडी नहीं होती है और उस वजह से और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस तो जनरली तो बुरा ही है। जनरली स्ट्रेस हम बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जब स्ट्रेस होते हैं तो भी हम पढ़ाई कर पाते हैं। एक लिमिट तक स्ट्रेस होता है, उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। अगर हम किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होंगे, स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, तो वो चीज़ हम करेंगे नहीं, मोटिवेशन नहीं होगा। एक होता है इंटरेस्ट होना, कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इंटरेस्ट से काम करते हैं, बट स्टडी क्या होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या टाइम पे कंप्लीट करना है, एक्यूरेसी कंप्लीट करना। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारा एक बेसलाइन स्ट्रेस ज़रूरी होता है, जिससे कि हम परफॉर्मेंस हमारी बढ़ पाए। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करने जैसे हमने बताया, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, तो वो स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वो स्ट्रेस यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो वो ऐसे यू स्ट्रेस को है ना, समझने का सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी एग्जाम आते हैं तो बच्चे कोई टॉपिक को मान लो पहले 10 दिन में पढ़ पा रहे थे, उस टॉपिक को हो सकता है वो 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, पढ़ने की स्पीड भी बढ़ती है। तो स्ट्रेस उस टाइम खराब नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, आपको मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए, तो इसको यू स्ट्रेस बोलता है। तो मतलब स्ट्रेस एक तरीके से आपको मोटिवेट भी करता है, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद में नहीं। तो ये कैसे पता लगेगा कि अब हम उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, या स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा? ये इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन जा रही हो, उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा हो, मन उदास रह रहा हो, उनकी खाने का और सोने का पैटर्न चेंज हो रहा हो, जैसे नींद कम हो गई हो, भूख भी कम लग रही हो, और पूरे टाइम बेचैनी सी रह रही हो, घबराहट रह रही हो। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो रही हो, याद नहीं रह रहा हो, तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब स्ट्रेस उनकी लिमिट से बाहर जा रहा है। तो इसको डिस्ट्रेस बोलेंगे, बैड स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, तो उस टाइम पे तो आपको एटलीस्ट कंसर्न करना चाहिए। इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि फर्स्ट कि हमें पहचान में आना चाहिए कि रूटीन डिस्टर्ब हो रहा हो, ओवर थिंकिंग हो रही हो, कंसंट्रेशन हम कर नहीं पा रहे हो। तो फिर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि प्लान जो हमने स्टडी जो बनाई है, जैसे कि स्मॉल टास्क कंप्लीट करें, एक साथ सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश ना करें, या पूरा प्लानिंग ना करें एक मंथ की, कि लास्ट का 1 मंथ बचा है तो मैं पहले से पूरा प्लान कर देता हूँ कि इतना 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 मैं पढ़ूंगा। तो उस वजह से क्या होता है कि वो स्ट्रेस
वो बढ़ जाएगा आपका। तो बजाय कि मेरे को पूरा 1 मंथ का प्लान का कि मुझे 1 वीक का प्लान बनाना है या आज के दिन तो आज का दिन प्लान बनाना है कि अपना पढ़ना है, कंपैरिजन ना करें। टेस्ट में नंबर कम ही भी आ रहे हैं या कभी ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरे दोस्त के कम ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब करते हैं तो हमारा उस कंडीशनों में क्या होता है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मेरे तो परफॉर्म मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और अगर मेरी परफॉर्मेंस यहाँ ख़राब है तो मेरी एग्ज़ाम में भी ख़राब हुई होगी। तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि कम नंबर ज़्यादा आना, कम आना, ज़्यादा नंबर आना मैटर नहीं करता है। लास्ट टाइम में मैटर करता है कि हम कंसिस्टेंटली पढ़ पाएँ, अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, वो स्ट्रेसफुल टाइम हम निकाल पाएँ विदाउट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब किए हुए। एक ये जी, जैसे ये तो कॉमन पॉइंट तो यही हो गया कि इसके अंदर की एक तो आप नींद अपनी प्रॉपर रखें, रूटीन ना चेंज करें, और उस छोटे छोटे गोल्स बनाए, छोटे छोटे गोल्स बना लें, है ना। एक साथ में रिलैक्सेशन कोई ना कोई प्रैक्टिस जरूर करें, जैसे 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कर ली, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ऐसी चीजें रेगुलर रखें, तो इससे भी स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। मैं बच्चों से सवाल ले लूँ, फिर बीच में हम और भी सवाल कर लेंगे। जब पेपर के टाइम पे ओवर थिंकिंग होती है, उसे कैसे कम करें कि मेरा होगा नहीं होगा, अगर थोड़ी रैंक वगैरह कम हो गई तो? ओवर थिंकिंग होना ना बहुत कॉमन है, ये ऐसे नहीं कि आपके साथ ही हो रहा हो, ये सबके साथ होता है, बहुत कॉमन होता है। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग में क्या होता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है, जैसे आपके दिमाग में आ गया कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ है। फिर मैंने तो पढ़ाई अच्छे से करी थी, नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, मैं तो उससे पीछे उठाऊंगी, एक लूप क्रिएट हो जाता है, और इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे मान लो एक बार लूप क्रिएट हो सकता है आपका 1 घंटा चला गया हो। तो जब भी ओवर थिंकिंग ऐसे कोई थॉट्स चालू हो, उस थॉट्स को वहीं क्लोज करने की कोशिश करनी है। जैसे दिमाग ने आप स्टॉप बोल सकते हो कि मेरे को इस लूप पर आगे कंटिन्यू नहीं करना, यहीं रोकना है। दूसरा, आप कुछ सेंसेशन दे सकते हैं, जैसे थोड़ा सा माइल्ड पेनफुल सेंसेशन दे दिया तो आपका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, तो वो थॉट कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तीसरा, एक तरीका ये भी किया जा सकता है कि मान लो आप कुछ भी थॉट चल रही हैं, तो हमेशा एक टाइम डिसाइड कर लो कि मेरे को रात को जैसे 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में इन थॉट से डील करना है। कोई भी थॉट चालू हुआ उसको लिख लिया, और उसको डील मैं कब करूँगी, 8 से 8:30 का जो टाइम है उसमें डील करो, तो इनसे काफ़ी हेल्प होती है। और दूसरा, ये ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ा इशू, आप थॉट सोचते रहते हैं, तो सोचने के बजाय अपने को एक्शन पे फोकस करना है। आप पढ़ने के लग जाओ उसी टाइम, कई बार जैसे आप MCQ करने लग जाओगे तो भी ये थॉट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। सर जैसे हम क्वेश्चन करते रहते हैं और एकदम से कुछ क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं, तो फिर वही टेंशन दोबारा आने लग जाती है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मान लो क्वेश्चन गलती होना बहुत ही कॉमन होता है, जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो सकता है क्वेश्चन का लेवल अलग हो रहा हो, तो गलती होना बहुत आसान, मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। आपको फोकस क्या करना है, जब भी मान लो गलती हो रही, तो मेरे से कौन सी गलती हो रही है, कोई कंसेप्ट में गलती हो रही है, कोई सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो उनको एनालाइज करके उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलेगा। मिस्टेक क्यों जाननी है? हाँ, मिस्टेक कौन सी पर कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है सली, तो वो चीज़ें देखनी है कि ये एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि तब जैसे फिजिक्स का पिछले साल तब आया था पेपर, तो कंटिन्यू हो सकता है कि आपके सारे विषय रॉन्ग हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना है, डीप ब्रीथ करनी है, सोचना है कि सबके साथ ही ये पेपर तब सबके लिए ही है, मेरे सिंगल के लिए नहीं है, और नई सेशन में अच्छा कर पाऊँ। और एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जैसे टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए मुझे क्या क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम देगा आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। आने के बावजूद भी बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में आता है बट पता है कि 2-3 मिनट ले लेगा, फिर ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजी होती है जैसे कि आपको नंबर बढ़ाती है, फिर सबके नंबर सेम ही होते हैं सारे क्वेश्चन की, तो ये चीज़ें भी थोड़ा ख्याल रखो। उससे क्वेश्चन में जैसे मान लो 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, तो उसको लास्ट के लिए रखने के लास्ट में देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस और एग्जाम स्ट्रेस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तुम कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, मतलब तुमको क्या लगता है कि नॉर्मली तुम्हें कैसे स्ट्रेस होता नहीं, है? नॉर्मल तो सब सही होता है, अब एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गया फिर क्या करेंगे? एग्जाम में ब्लैकआउट क्यों हो गया? नॉर्मली क्या होता है ब्लैकआउट होने का कि अचानक से तब पेपर आ गया, क्वेश्चन नहीं है, 2-3 घंटे में क्वेश्चन नहीं आते, देन हम सडनली हम स्ट्रेस मोड में चले जाते। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि सडनली हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि माइंड उस टाइम काम करना बंद कर देता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कैसे काम करना है। तो अगर जरूरी ऐसा हो तो थोड़ा सा अपने आप को रोकना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अभी बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो कोई पेपर टफ आया, तो वो ऐसे नहीं है कि आपके लिए टफ आया, वो पूरी पॉपुलेशन के लिए टफ आया है, जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो सबके लिए टफ आया है। तो जो रैंक है वो पेपर इजी और टफ पे डिपेंड नहीं करे, वो रिलेटिव सब स्टूडेंट्स का कैसा पेपर हुआ है उस पर डिपेंड कर। अगर एंग्जाइटी है तो वो ऑब्वियस ही है कि वो मेमोरी पे अफेक्ट करेगी, हाउ मच इट कैन बी। तो डिपेंड, देखो स्ट्रेस होगा, थोड़ी सी एंजाइटी होगी, ठीक है, जितनी हम परफॉर्म करते हैं हम ये बोलते हैं कि जितना आपने परफॉर्म किया उसका
5 to 10% नॉर्मली हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना होती है एंजाइटी। अब ये लास्ट का स्ट्रेस कौन अच्छे से मैनेज कर पाता है? ये 10% रिड्यूस हो रहा है, आपके परफॉर्मेंस 20% रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कोचिंग में बहुत लोगों के अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, कहते एग्जाम में उनके इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते। तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो स्ट्रेस, जो एग्जाम स्ट्रेस है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे, वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस 20-30% रिड्यूस हो जाएगी आने के बाद भी। तो बस वही हमें कॉन्फिडेंस रखना है, वो हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ज़्यादा ब्लैकआउट नहीं होना है या एंजाइटी में नहीं आना है कि मुझे नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस हमें बनाते रखना है। वो कॉन्फिडेंस हमें रूटीन से, हमारे प्लान से, जैसे हमने पढ़ाई करने की कोशिश करी है, जैसा हमने सोचा था, मैंने जितना पढ़ने की सोचा था उतना मैंने पढ़ा है क्या हो, बस उसने कितना पढ़ा है उससे काम नहीं चलेगा। हमारा कॉन्फिडेंस, हमने जितना पढ़ा है वो मेरे को याद है नहीं है, उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस पड़ेगा। और दूसरा, जब भी एग्जाम देने जाओ तो कोशिश करो कि वहाँ थोड़ा पहले पहुंचो। कई बार क्या हड़बड़ाहट में और सब बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने लगती है, तो आराम से रिलैक्स पहले पहुंचते एग्जाम जैसे सीट पे बैठ गए तो कोशिश करो 5 से 10 मिनट अपने बैठे बैठे डीप एक्सरसाइज कर लो, उससे काफी एक वो माइंड रिलैक्स रहेगा तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी। और ये ओवरथिंक होती क्यों है? ओवरथिंकिंग मतलब क्या होता है, जब भी कि हम फ्यूचर की सोचते हैं, ओवरथिंकिंग या तो पास्ट की रिलेटेड होती है, फ्यूचर की रिजल्ट को लेके। जब भी माइंड अनप्रेडिक्टेबल होता है, कंफ्यूजन में होता है, तो माइंड थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। तो ये नेचुरल है ऐसा होना, तो मैनेज करना हमें तो आना चाहिए। माइंड को मतलब कंफ्यूजन ही नहीं देना है ना, माइंड को कंफ्यूजन, डाउट होएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सोचना ही नहीं है हमें। सोचेगा, फिर ज़्यादा परेशान होएगा, तो ऑटोमेटिक वो थॉट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज पे क्या अपने को फोकस ये करना है कि अपने हाथ में क्या चाहिए, हाँ, तो अपन कर सकते हैं। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अभी पढ़ना है, पढ़ाई भी फोकस करनी है, रिजल्ट में जो होगा वो अच्छा ही होगा। पीयर प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? पीयर प्रेशर कंपैरिजन से आता है कि उसके ना उसका सिलेक्शन हो गया या उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमें डिस्कस नहीं करना है इन सब चीज़ों के बारे में कि नंबर ज़्यादा है हमारे। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ स्टडी पे ही ज़रा फोकस करना है। लास्ट तो जैसे रैंक भी नहीं देखनी है, मूवमेंट की ये रैंक आ रही है, मेरी ये रैंक आ रही है, आपको आपकी रैंक देखनी है, आपने कौन सी मिस्टेक्स करी, इन पे फोकस करना है। घर वाले भी जैसे कई बार न्यूट्रल स्टेटमेंट भी दे दिया, मान लो घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बाद में भी उन बातों का भी स्ट्रेस तो होता ही है बच्चों को। घर वालों को भी लास्ट में ये ट्राई करनी चाहिए कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ना दें जिससे बच्चे ट्रिगर हो रहे हैं। घर वाले तो बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो पैसा ही लगा सकते हैं, पढ़ना तो हाथ किसके हाथ में है, सिलेक्शन इसके हाथ में है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को ट्रिगर कर देते हैं। वैसे स्टेटमेंट लास्ट में तो बिल्कुल भी ना ले, जैसे लास्ट का 1 महीना है उस कंडीशन में ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज ना करें। बच्चे को सिर्फ पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। ये स्टेटमेंट बच्चे को ट्रिगर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इनसे डाउन ही होगी, बढ़ेगी नहीं। मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग स्ट्रेस कम हो सकती है? मेडिटेशन से नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जब मेडिटेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग कम होती है, और तुम्हारे पास इतना भी टाइम है नहीं कि तुम मेडिटेशन करो। उससे बेटर है कि तुम डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा योगा भी कर सकते हो, जॉगिंग कर लो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए। आप पहले से थोड़ी मेडिटेशन कर रहे थे? पहले से स्टार्टिंग से कर लो, तब फिर वो रूटीन जो है आपका वो फॉलो करना है। न्यू अचानक से मेडिटेशन स्टार्ट की, मेडिटेशन में ध्यान लगाना जरूरी है, और हमारा इस टाइम ध्यान वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा माइंड इतना एक्टिव है। तो बहुत बार क्या होता है, मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। सर, जो एग्ज़ाम के टाइम पे सिली मिस्टेक्स होती है उसको कैसे कम किया जाए? ये जैसे आपने एक तो खूब सारे टेस्ट ले लिए, तो प्रैक्टिस से आपको काफ़ी चीज़ें तो इनको हो गई हैं। एग्जाम में कई बार क्या करते हैं अपन, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। कई बार जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो यस और नो ये गलत पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी, उन चीज़ों से बचना है। तो क्वेश्चन को आराम से रिलैक्स पढ़ना है, तो आपकी चांसेस है कि ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। ऑप्शन चारों देखने, बहुत चारों बार option क्वेश्चन देखते हैं ना, ऐसा लगता है यही है, कई बार ये होता है ना, जैसे पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा है, वही आके करके दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ 1 and 2। हाँ, ये बहुत बार होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों चार ऑप्शन ऑप्शन पढ़ना है। देखने। इंटरेस्ट ये होता है कि कंसंट्रेशन इसलिए नहीं बन पाती कि मैंने बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा, मेरे को लगता है ये आता है, तो मैं फिर उसको ऊपर से करने की कोशिश करते हैं ताकि सिलेबस आगे का और बार बार रिवाइज कर सकूं। सिम पढ़ रहे होते हैं ना, बोरिंग से लगने लग जाता है। हाँ वही। क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन ज़्यादा करो उस टाइम, रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं इसको, कि नोट्स पढ़ने से पहले क्वेश्चंस करो, देन जो मिस्टेक की वो जाके जो टॉपिक गलत हुआ उसका ठीक करें। उसको देखो, उससे क्या होता है, रिटेंशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें मिस्टेक्स ज़्यादा याद रहती है बजाय कि पढ़ने से, क्योंकि वो हमारे लिए मोनोटोनस होगा। हमें पता है ये होगा कि पढ़ावा, जो चीज़ नहीं पढ़ी वो हमें पता ही नहीं है। तो उस पूरे पेज में हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, तो वो फोकस किस चीज़ पे करना है हमें टेस्ट से पता लगेगा। मिस्टेक क्वेश्चन करेंगे तो उससे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे या बेटर तरीके से नोट्स को पढ़ पाएंगे। पढ़ पाएंगे।
जैसे भी चेंज होगा पढ़ने का, नया जैसे क्वेश्चन पूछा, बहुत बार क्वेश्चन घुमा के पूछा होता है, अलग पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, तो फिर हम नोट्स को भी डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो वो जो एक इंटरेस्ट, न्यू इंटरेस्ट डेवलप होता है, सेम टॉपिक को आप दोबारा नए तरीके से देख रहे होते हो, क्वेश्चन के फ्रेम में देख रहे होते हो, तो वही चीज़ आपको वापस इंटरेस्टिंग लग रही है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।